निकिता की शादी में 2 दिन रहते थे। आज वह शॉपिंग करके बहुत थक चुकी थी। जैसे ही शाम हुई, थकावट की वजह से आज उसकी आंखों में नींद सवार थी और वह नींद की वादियों में खो गई थी। उसे बहुत ही भयंकर सपना आया था। वह सपने में सुहाग रात की सेज सजाए बैठी है और उसका पति चेतन उसके सामने ही किसी और औरत के साथ सुहाग रात मना रहा है। ये देख उसके पैरों तले से ज़मीन निकली थी। चेतन उस औरत के कपड़े धीरे धीरे उतार रहा था और चेतन के आंखों में आंसू था। निकिता समझ नहीं पा रही थी आखिर ये सुहागरात कैसी है। ना तो चेतन की सुहागरात में निकिता है और चेतन अपने आंसुओं के साथ सुहागरात मना रहा है। चेतन धीरे धीरे उस औरत के सारे कपड़े निकाल देता है। उसके बाद उसको अपनी बाहों में भर लेता है और आंसुओं के साथ वह उस औरत के होंठों पर झुकता है। धीरे धीरे उसके ब्यूटी बॉल तक पहुंच जाता है। वह औरत बड़ी ज़ोर से चीख मारती है और पूरे बिस्तर पर खून ही खून नज़र आता है। मैं पीछे से चेतन को पकड़ना चाहती थी, लेकिन चेतन मेरे हाथों में नहीं आ रहा था। मैं उस औरत को बचाना चाह रही थी। वह औरत बहुत तेज़ चीखें मारकर ज़मीन पर गिरकर वहीं बेहोश हो जाती है। चेतन भी आंसुओं के साथ बाहर चला जाता है और ये सब देखकर मैं बहुत ज़ोरों से चीखती हूँ। तभी मेरी आँख खुल जाती है और मैं बहुत ज़ोर से घबरा जाती हूँ। मन ही मन में मैं बहुत कुछ सोचने लग जाती हूँ। क्या ये शादी मेरे लिए ठीक रहेगा या नहीं? जिस शादी के लिए मैं बरसों से सपना देखती आई थी और आज फाइनली मेरी शादी हो गई थी। निकिता आज पूरी तरह सजी सवरी चेतन पर गजब ढा रही थी। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि उसको अपना मनचाहा हमसफ़र से जल्द मिलन की खुशी में एक चंचल सी मुस्कुराहट की अलग ही उस पर झलक दिखाई दे रही थी। सुर्ख जोड़े में सजी ये दुल्हन उस वक्त खुद को किसी और जहाँ की देवी समझ रही थी। इस मोड़ पर पहुंचने के लिए उसने कितनी बलिदान दी थी, कितनी नफ़रतें, अपने पापा की नाराज़गी मोल ली थी। इतने कड़े इम्तिहान से गुजरकर इस खुशी को पाने जा रही थी। वह ये नहीं जानती थी ये खुशी इतने लंबे समय पार करने के बाद नसीब होगी और उसके बाद उसकी ज़िंदगी का भयानक दौर शुरू होने वाला था। अचानक बारात आने की शोर उठा और फिर जयमाला और शादी। उसके बाद विदाई होने तक हर रस्में पूरी की गई और धूमधाम से विदा होकर निकिता चेतन यादव के घर पहुंच चुकी थी। काफ़ी देर तक दूल्हा की बहनें और कजन वगैरह उसे घर में लेकर बैठी रहीं और फिर उसकी थकावट का सोचकर उसको कमरे में पहुंचा दिया गया। मगर भगवान न जाने अचानक ऐसा क्या हुआ कि निकिता घूंघट की ओट में शर्माई लजाई सी अपनी ज़िंदगी में अपने पति का स्वागत करने के बजाय बेचैनी से कमरे में हर तरफ किसी चीज़ को तलाश कर रही थी। और फिर अचानक ही कमरे में मौजूद सेंटर टेबल पर फूलों की टोकरी में उसको वह छोटा सा चाकू दिखाई दे गया, जिसकी धार काफ़ी तेज़ थी। निकिता ने अपने भारी भरकम लहंगे को संभालते हुए तेज़ी से आगे बढ़कर उस चाकू को उठाया और दोबारा से बेड पर बैठकर चेतन यादव का इंतजार करने लगी। रस्मों के पूरे होने के बाद चेतन यादव अपने दोस्तों के पास बैठक में मौजूद था। बैठक में काफ़ी देर तक मर्दों की महफिल सजी रही। गप्पे शप्पे और ठहाके जो उस बंगले को और चार चांद लगा रहे थे। आखिर उस बंगले की इकलौते औलाद की शादी थी। फिर काफ़ी देर के बाद रात 2 बजे की करीब चेतन अपने दोस्तों को उनके घर के लिए छोड़ते हुए खुशी से चमकते चेहरे अपने उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ रहा था। स्टेज पर बैठे निकिता पर उसकी नज़र पड़ने के बाद वह बड़ी बेकरार उसके संगत में पड़ने के लिए उसका दिल उसे पैमाल कर रहा था। उसके चेहरे को देखने के लिए और आने वाले पल का सोचते हुए उसके चेहरे से खुशी फूट रही थी। धीरे से दरवाज़ा खोलकर अपने कमरे में दाखिल होता चेतन सोच रहा था कि निकिता सर झुकाए, घूंघट ओढ़े, शर्म हया की चादर लपेटे उसके दिल के तार छेड़ने को तैयार होगी, मगर सामने का मंजर देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मेरे जैसे लंबे चौड़े मजबूत आदमी को घायल करने के लिए तुम्हारा बिजलियाँ गिराता हुआ रूप ही काफ़ी है। उसके लिए इतने खूबसूरत हाथों में ये चाकू थामने की क्या ज़रूरत थी? चेतन के चेहरे और आंखों में एक दर्द उभरा था। धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ बेड की तरफ बढ़ रहा था। खबरदार चेतन यादव, उससे आगे एक कदम भी मत बढ़ाना, वरना अच्छा नहीं होगा। निकिता के शब्दों में कुछ ऐसा था जिस पर चेतन के कदम आगे बढ़ते बढ़ते वहीं रुक गए थे। कुछ देर सोचती निगाहों से उसके तरफ देखते हुए बोला, ये कैसा मजाक है निकिता? मैं जानता हूँ कि तुम अपनी शादी को लेकर बेहद खुश थी, मगर मैं तुम्हें इतना खास दिन पर ऐसे भुंडे मजाक करने की बिल्कुल परमिशन नहीं दूंगा। चेतन ने अपने चेहरे पर थोड़ी गंभीरता सजाते हुए ये बात बोली थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी शरारत टपक रही थी। तुम गलत समझ रहे हो। मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं ये शादी कभी करना ही नहीं चाहती थी।
खुशी तो बहुत दूर की बात है। निकिता की आंखों में नमी सवार हो गई थी। अब समझ आई, ज़रूर तुम अभी तक इस हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रही कि हम सच में एक हो चुके हैं। तो मेरी प्यारी पत्नी, अब तुम अपनी खुशकिस्मती पर यकीन कर लो कि हमारा प्यार सच्चा था, इसलिए हमारे दिल की मुराद पूरी हो चुकी है। चेतन की आंखों में कुछ दिन पहले निकिता का घबराया हुआ चेहरा लहराया था, जब वो बार बार यही कही जा रही थी, न जाने क्यों मुझे डर महसूस हो रहा है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। मेरा दिल डर से कांप रहा है। न जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम लोग कभी एक नहीं हो पाएंगे, और तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बगैर जीने का सोच भी नहीं सकती। भगवान करे ये सब कुछ सिर्फ मेरा वहम ही हो, हम बिना किसी परेशानी के जल्द एक हो जाएं। मैं इस मिलन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। उस वक्त निकिता का दिल किसी अनजाने से अनहोनी से डर से कांप रहा था। इसी बात को सोचते हुए निकिता ने चेतन को यकीन दिलाना चाहा था, मैं किसी और को चाहती हूँ, इसलिए ठीक होगा कि तुम मेरे साथ थोड़ी दूरी बनाकर मेरी बात को गौर से सुनो और समझने की कोशिश करो। तुम्हारे साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत करने की इच्छा मेरे अंदर नहीं है, बल्कि मुझे तुमसे पहली फुर्सत में ही डाइवोर्स चाहिए। निकिता के चेहरे पर शर्म हया की लाली अभी उतरी भी नहीं थी। निकिता के पथरीले शब्दों ने ऐसा वार किया था, अब सही मायने में चेतन को चौंकाने पर मजबूर कर दिया था। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो निकिता? कुछ दिन पहले तक तो तुम्हारा मेरे बगैर जीना मुहाल था। हम दोनों के दिल के जज्बात एक दूसरे से बिल्कुल मैच कर रहे थे। तुम्हारी आंखों में मोहब्बत का एक तूफान देखा था। अब ये बेरुखी कैसी? अचानक से इस तरह की बातें करने का क्या मतलब है? निकिता को अपनी बातों में उलझाते हुए चेतन निकिता के बेड तक आया। निकिता के सामने बेड पर बैठते हुए उसका घूंघट अपने हाथों से खींचकर एक तरफ फेंक दिया था। उसका इरादा अपनी खूबसूरत पत्नी को बातों में उलझाकर फंसाने का था। जरूर वह घबराई हुई थी, ऐसा उसने सोचा था, मगर निकिता अचानक जैसे किसी सपने से जागी थी। दूर रहो मुझसे, मुझे छूने की हिम्मत ना करना, मेरी नज़रों से दूर चले जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम पर वार करने में एक मिनट भी नहीं लगाऊंगी। निकिता अपने बिगड़े हुए तेवर के साथ चाकू उसकी आंखों के सामने लहराते हुए कहा था। रिलैक्स हो जाओ निकिता, मूड ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे साथ जल्दबाजी करने की हरगिज कोशिश नहीं करूँगा। हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। चेतन ने दोनों हाथ खड़े करते हुए हार मानते हुए कहा था, और निकिता से काफ़ी दूर बैठा हुआ था। तुम शायद मेरी बात को समझ नहीं पाए हो। मैंने कहा ना कि मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। अगर तुम इसी तरह अपनी मनमानी करते रहे तो मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता। निकिता ने गुस्से भरे शब्दों में कहते हुए तेज धार चाकू अपने ही कलाई पर रख लिया। उसकी आंखों से सरासर आंसू फूट रहे थे। शब्दों में जैसे कुछ कर गुजरने की धुन सवार थी। चेतन एक झटके से बेड से उठकर खड़ा हुआ था। उस वक्त उसकी आंखों में दुख और बेयकीनी न जाने क्या कुछ था। उसके सपनों का शीश महल एकदम से जमीन में धंस चुका था, जिसकी करछियां उसके दिल और आत्मा को जख्मी कर रही थी। निकिता का ये व्यवहार उसके लिए बहुत ज़्यादा दुख भरा था। इतना कुछ हो जाने के बाद चेतन का इस कमरे में रुकने की कोई वजह नहीं थी। वो मरे कदमों से चलता हुआ उस कमरे से बाहर निकल गया था, और उसके निकलते ही निकिता ने भी चाकू टेबल पर रखते हुए दोनों हाथों में अपना चेहरा गिराकर फूट फूट कर रोने लगी। तुम क्या जानो चेतन, सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी बहुत तकलीफ में हूँ, मगर मैं क्या करूँ, बेहद मजबूर हूँ। मुझे ये सब करना पड़ा। उम्मीद है कि तुम मेरी मजबूरी को समझोगे और मुझे माफ़ कर दोगे। निकिता ने जख्मी निगाहों से अपने दोनों हाथों को देखते हुए कहा था, और फिर एक झटके से बेड से उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हुई। अपने खूबसूरत चेहरे को देखते हुए एक बार फिर से उसकी आंखों से आंसुओं का समंदर बहा था। कितनी चाहत और कितने एहसास से उसने अपने आप को संवारा था, और ये इच्छा की थी कि चेतन उसके रूप को सराहे और उसे पूरा कर दे। मगर अचानक उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आया था जो अपने साथ सब कुछ बहाकर ले गया था, और पीछे सिर्फ हसरत और यादें रह गई थी। अचानक ही निकिता को हिचकियों की बौछार शुरू हो गई। वो बेदर्दी से अपने कानों में पड़े झुमकों को नोचते हुए उसने अपने बालों में से पिन खींचते हुए बिंदिया और झूमर को भी अपने माथे से उतार कर दूर फेंका था। गले में मौजूद हार को भी इस तरह जोर से खींचा कि उसकी डोरी टूट चुकी थी, और जेवर के साथ जूड़े की मोती कमरे में टूटकर बिखर चुके थे। एक एक करके निकिता ने अपना सारा जेवर अपने ऊपर से नोचते हुए पागल हो रही थी। अब निकिता कहीं से भी कुछ पल पहले वाली दुल्हन नहीं लग रही थी, बल्कि उसे खुद को देखकर किसी पागल औरत का एहसास हो रहा था, जिसके दिमाग में अचानक ही एक दर्द पैदा हो गया था। जेवरात और सारे श्रृंगार को फेंकने के बाद निकिता अपने दुल्हन के लहंगे को बुरी तरह से नोच रही थी। काफ़ी देर बाद अपना गुस्सा निकाल लेने के बाद
थक हार कर वहीं कालीन पर बैठते हुए एक बार फिर से रोने में बिजी हो गई थी। चेतन कमरे से निकला, आंखों में आई नमी छुपाते हुए तेज कदमों से सर झुकाए बंगले से बाहर गाड़ियों की तरफ बढ़ रहा था। अमरावती अपने बेटे को रात उस पहर हवेली से बाहर जाता देखकर बुरी तरह से बौखला गई थी और 2-3 बार पुकार कर उसको रोकने की भी कोशिश करने लगी, मगर उसने अपनी माँ की आवाज़ को अनसुना कर दिया था और अपनी गाड़ी में बैठकर आंधी तूफान की तरह बंगले के दरवाजे से निकलता चला गया। कुछ देर पहले अपने दोस्त से बात करते हुए वह किस तरह खुश था और अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। कौन जानता था कि कमरे में मौजूद उसकी दुल्हन उसके लिए इतनी बुरी समस्याएं पैदा करेगी। उसके लिए कमरे में रुकना किसी इम्तिहान से कम नहीं होगा। गाड़ी को बेमकसद सड़कों पर दौड़ाते हुए चेतन की आंखों में नमी की वजह से सामने का मंजर बार बार धुंधला रहा था। लंबा चौड़ा मजबूत दिखने वाला आदमी सड़क के किनारे गाड़ी रोककर स्टीयरिंग पर सर रखकर फूट फूट कर रो दिया था। वह बार बार नामे सिर हिलाते हुए अपनी उस कमी को ढूंढ रहा था जिसके कारण निकिता का तेवर इस तरह बिगड़ गए थे, मगर ढूंढने से भी उसे कहीं भी कोई अपनी गलती दिखाई नहीं दी थी। विदाई के बाद हवेली में पहुंचने तक सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था, फिर अचानक थोड़ी सी देर में एकदम सब कुछ कैसे पलट गया। निकिता के कुछ दिन पहले हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे कौन सी कयामत छुपी हुई थी, वह जान नहीं पा रहा था। सारी रात एक सड़क के किनारे अपनी गाड़ी में बैठे सब बातों पर ध्यान देते हुए गुजार दी थी और आखिर में उसके पास ऐसा कुछ भी सिरा हाथ नहीं आया। दूर कहीं मंदिर में सुबह की आरती की आवाज़ गूंजी तो चेतन थक कर वापस बंगले में लौट आया था, जहां अमरावती बेचैन से टहलते हुए उसका इंतजार कर रही थी। मेरे बेटे, तुम कहाँ चले गए थे? आधी रात को हवेली से बाहर क्यों गए थे? सब ठीक तो है ना? अमरावती ने अपने लाडले बेटे की रात भर बाहर रहने की वजह जानना चाहती थी और उसकी आंखों को देखते हुए बेचैनी से सवाल किया था। जी माँ, मैं ठीक हूँ, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, चेतन ने बड़े रूखे शब्दों में अपने होठों को भींचते हुए कहा था, मगर सामने मौजूद हस्ती उसकी माँ थी। पल में बेटे के दिल के हाल को भांप गई थी। नरमी से चेतन के बालों में हाथ घुमाते हुए बोली, मैं माँ हूँ तुम्हारी चेतन। तुम सबसे झूठ बोल सकते हो, मगर मुझे अच्छी तरह पता है बचपन में भी जब तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश करते थे तो नज़र चुराते हुए बात करते थे और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को बुरी तरह से मोड़ते थे। आज भी तुम्हारी वही आदत है। अमरावती के कहने पर चेतन थोड़ा सा लड़खड़ाया था और आंखों में तैरती नमी गालों पर फिसल गई थी। माँ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हमने तो साथ जीने मरने की कस्में खाए थे, फिर अब अचानक उसने अपने रास्ते अलग क्यों कर लिए? वह कहती है कि उसे मुझसे मोहब्बत कभी थी ही नहीं। चेतन के शब्दों में बहुत उदासी घुली हुई थी। ये सब क्यों हो रहा है? हो सकता है कुछ मुलाकातों में तुम्हें ही गलतफहमी हुई हो और तुमने उसे सच मानकर अपने परिवार से बगावत करने पर उतर आए थे। इसी गलतफहमी में तुमने पूरे परिवार को राजी करवाया था। तुम्हारे खातिर हमें ऐसे परिवार से रिश्ता जोड़ना पड़ा, उन लोगों की बदतमीजियाँ बर्दाश्त करना पड़ा, सिर्फ इस दिन के लिए? अमरावती ने गुस्से से कहा था। माँ, हमारी खुशियाँ हमसे क्यों छिन गई है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था कि मुझे ये सज़ा मिली है? चेतन के शब्दों में गहरा दुख था। अरे नहीं बेटा, सज़ा कैसी? सिर्फ दो ही बातें हो सकती हैं, या तो तुम्हारी खुशियों को किसी की बुरी नज़र खा गई है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कई दिन तक तुम दोनों की खुशियों के लिए पूजा पाठ करवाए थे, भंडारे करवाए थे, गरीबों को खिलाया था। ऐसे नज़र लगने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि उस लड़की ने हमेशा तुम्हें धोखा दिया होगा, मगर तुम बहुत भोले हो और बेवकूफ़ हो। उसकी मक्कारी को उसकी मोहब्बत समझ बैठे थे। अमरावती ने अंदाज़ा लगाया था। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। एक आदमी इतने सालों तक झूठ और फरेब से कैसे काम ले सकता है? वह मेरे पापा की दोस्त की बेटी है। हम एक साथ खेलकर जवान हुए हैं। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही मेरे दिल को उसके साथ जिस तरह की खुशी मिलती थी, ऐसे ही उसकी आंखों में भी मैंने अपने लिए पसंद और मोहब्बत के रंग देखे थे। आंखें धोखा नहीं दे सकती, ना ही चेहरे पर छाई शर्म की लाली धोखा दे सकती है। जितना मैं उसे चाहता हूँ उतना ही गहराई से वह भी मुझे चाहती थी, मगर अब अचानक ये सब कुछ कैसे हो सकता है? चेतन बार बार उलझ रहा था। तभी उसको एक चीख सुनाई दी तो चौंक कर पलटा था। मम्मी, ये निकिता की आवाज़ थी ना? क्या हुआ उसे? चेतन ने बेचैनी से अपनी जगह से उठना चाहा था, जबकि अमरावती के चेहरे पर जैसे एक पल को बौखलाहट उतर आई थी। अरे नहीं बेटा, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने किसी की चीखने की आवाज़ नहीं सुनी, अमरावती ने कहा था। नहीं माँ, मैं जाकर देखता हूँ। निकिता अब भी मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे उसका ख्याल रखना है। चेतन परेशान हुआ था। गोली मारो उस धोखेबाज लड़की को, अपने बाप की जैसी मक्कार है। मैं कहती थी ना,
वह तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकती, मगर तुम्हारी आंखों पर तो उसके हुस्न की पट्टी बंधी थी। माँ की बातों पर भरोसा नहीं किया। तुमने आज ये दिन देखना पड़ा है कि शादी के रात बजाय अपने कमरे में होने के तुम पूरी रात इस बंगले से बाहर न जाने कहाँ धक्के खाकर अब वापस लौटे हो। अभी भी तुम्हें उसी की फिक्र है जिसने तुम्हारी मोहब्बत का भी लिहाज नहीं किया। और ऐसी बदचलन लड़की को दोबारा मेरे सामने अपनी धर्म पत्नी मत कहना, जिसने तुम्हारे साथ 7 जन्मों की कस्में खाकर तुम्हारे साथ गद्दारी की, बेशर्मी की, अब हद हो गई। अपने मुंह से ही उगल पड़ी। वह किसी और को पसंद करती है और तुमसे डाइवोर्स चाहती है। तुमने रात से अभी तक कुछ भी नहीं खाया। ये कहते हुए अमरावती ने धारा को आवाज़ देकर नाश्ता लाने को कहा और दोबारा चेतन की तरफ पलटी, जो कि अभी बेचैनी से अपने कदमों को बदला था। इस मौके की तलाश में था कि अपनी माँ के सामने से उठकर अपने कमरे में जाए। अमरावती ने बाकायदा उसके बाजू को मजबूती से पकड़ते हुए उसके जाने का सारा रास्ता बंद कर दिया था। इधर उधर की बातें करते हुए खुद ही अपने बेटे को अपने हाथ से नाश्ता करवाते हुए अमरावती पूरे दिल से उसकी हालत पर दुखी थी। खाने के बाद ज़बरदस्ती दवा देकर बोली, चेतन मेरी बात मानो, निकिता घर में ही है, कहीं नहीं जाएगी। मेरी बात मानो, पहले थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद अच्छा समझो तो ज़रूर अपनी पत्नी के पास चले जाना। इस वक्त मुझे तुम्हारी परेशानी देखी नहीं जा रही। अपनी माँ को तकलीफ़ मत दो। तुम्हारे अचानक यूँ रात को हवेली से बाहर जाने पर मैंने पूरी रात एक ही टांग पर खड़ी होकर तुम्हारा इंतज़ार करते हुए बिताया है। वह महारानी तो तुम्हारे जाते ही अंदर से दरवाज़ा लॉक करके न जाने किस यार के सपनों में गुम थी। ज़रूर वह सो गई होगी। रात भर घर से गायब रहने वाले आदमी को उसकी जरा बराबर भी परवाह नहीं होगी। मैं पहले भी तुम्हारे खातिर ये सब कुछ जानते हुए भी चुप थी, मगर अब ज़्यादा ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। इस वक्त तुम सिर्फ आराम करो। अमरावती ने अपने चेहरे पर लाचारी लाते हुए बेटे को जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करना चाहा और अपनी बातों के तानों बानों पर आंखों में आंसू भर लाई थी, जिस पर चेतन बुरी तरह से बौखला उठा था। माँ, आप खुद को इस तरह से तकलीफ मत दो। ठीक है, मैं आराम कर लेता हूँ। आप मेरे खातिर एक बार जाकर निकिता को देख लो, फिर मैं आपसे और कोई जिद नहीं करूँगा। चेतन माँ के मन को तसल्ली देने के लिए जल्दी से बेड पर टांगे ऊपर करते हुए लेट चुका था, मगर आंखें बंद करने से पहले एक बार फिर माँ के हाथ थामकर बोला था, माँ, निकिता मेरी पत्नी ही नहीं, मेरी ज़िंदगी भी है। आप अच्छी तरह जानती है मेरे दिल में निकिता की क्या हैसियत है और कितना ऊंचा मकाम है। प्लीज़ माँ, बस मेरे खातिर मेरी निकिता को कोई तकलीफ़ मत होने देना। उसके अलावा मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। चेतन अपनी माँ से विनती करते हुए बोला और फिर सोने की कोशिश करने लगा। जब अमरावती अपना हाथ छुड़वाकर तेजी से कमरे से निकली थी। अपने बेटे की इस तरह निकिता से प्यार देखकर एक पल के लिए अमरावती को भी डरा कर रख दिया था। ये बेकरारी है मेरा चेतन, कभी अपनी माँ के सामने तो जाहिर नहीं की थी तुमने। हमेशा हंसकर बात को टाल दिया करता था। अमरावती ने बुरी तरह से धड़कते दिल पर हाथ रखकर सोचा था। कुछ रात भर जागने और दिमाग के तनाव की वजह से कुछ दवा का असर था। चेतन की आंख जल्दी ही लग गई थी और नींद उमड़ी तो घड़ी पर जब 5 बजने वाले थे, ये देखकर चेतन एकदम से घबरा गया था और जल्दी से उठकर बैठ गया। धीरे धीरे उसके दिमाग ने सोचना शुरू किया, हे भगवान, रात भर घर से गायब होने के बाद मैंने पूरा दिन नींद में बिता दिया। मेरी पत्नी न जाने किस हाल में होगी। मुझे पूरा भरोसा है सुबह मैंने किसी और की नहीं बल्कि निकिता की चीखने की आवाज़ सुनी थी, मगर न जाने क्यों माँ ने मेरी बात को सख्ती से रद्द कर दिया था। अभी वह अपने भारी होते हुए सर को थामकर यही सोचने में मगन था। उसे बाहर से शोर शराबे की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत गुस्से में किसी पर चिल्ला रहा हो। चेतन तेजी से कमरे से बाहर निकला था। आवाज़ के तरफ कदम बढ़ाते हुए चेतन परेशान था, क्योंकि चीखने चिल्लाने की आवाज़ उसकी माँ की थी, जो ज़रूर उसकी पत्नी निकिता पर गुस्से से चिल्ला रही थी, और ये आवाज़ उसके बेडरूम से आ रही थी। ये लड़की, मेरे सामने ये चोचले करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ऐसी कौन सी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आन पड़ी है कि तुम इस तरह से निढाल होने का ड्रामा कर रही हो? मैं तो पहली नज़र में ही कमरे को और तुम्हारी हुलिये को देखकर अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि यहाँ पर रात को क्या कुछ हुआ था। इसलिए मेरे सामने मासूम बनने की कोशिश मत करो और अपना गंदा गलीज थोबड़ा लेकर मेरे बंगले से दफ़ा हो जाओ, इससे पहले कि मेरा बेटा जाग जाए। अमरावती इस तरह गलत शब्दों में इस्तेमाल करते हुए बोली थी कि चेतन तेजी से कमरे में दाखिल हुआ था। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? आपने माँ से सवाल करते हुए चेतन की नज़र सामने कालीन पर पड़े औंधे मुंह निकिता पर पड़ी तो भागकर आगे बढ़ गया था। निकिता, आंखें खोलो, तुम्हें क्या हो गया?
उसके चेहरे को थपथपाते हुए चेतन बेताबी से बार बार उसका नाम बुला रहा था, मगर उसके मुर्दा शरीर पर कोई हलचल मौजूद नहीं हुई। जबकि अमरावती अपने शब्दों पर काबू रखते हुए छटपटाई थी। छोड़ दो उसको, ये तुम्हारी हमदर्दी बटोरने के लिए सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रही है। अमरावती मुंह बनाते हुए सर झटका था। नहीं माँ, इसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। चेतन परेशान होते हुए निकिता को बाहों में लेकर उठाते हुए कहा था। इसको अस्पताल ले जाने के बजाय इसके लालची बाप के हवाले कर दो, जिसके साथ कोई चाल चलकर हमारे बंगले में दाखिल होने की कोशिश की है। इसके नाज नखरे उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही ये इस काबिल है। इससे कोई नरमी बरती जाए। अमरावती ने चेतन को अकल देनी चाहिए थी, मगर वह एक बार फिर से अपनी माँ की बातें अनसुनी करता हुआ तेजी से निकिता को लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। गाड़ी की पिछली सीट पर निकिता को लिटा दिया और खुद ही ड्राइविंग सीट संभालते हुए आंधी तूफान के रफ्तार से बंगले से अस्पताल का रास्ता तय किया था। उस बीच बार बार परेशानी से पीछे मुड़कर निकिता को सही सलामत होने का यकीन कर रहा था। अस्पताल पहुंचकर निकिता की हालत को देखते ही उसे इमरजेंसी में लाया था। 2 घंटे की भाग दौड़ के बाद एक नर्स कमरे से बाहर आई थी। इस पेशेंट के साथ कौन है? नर्स ने आसपास देखते हुए पूछा था। चेतन जल्दी से तड़पते हुए आगे बढ़ा था। मैं हूँ इस पेशेंट का पति। सब ठीक तो है ना? वह तेजी से नर्स की तरफ बढ़ते हुए बोला था। आपको डॉक्टर साहिबा बुला रही हैं, जाकर उनसे पूछ लीजिए। नर्स ने उसे अजीब सी निगाहों से घूरते हुए कहा था और वहाँ से आगे चली गई थी। चेतन परेशानी से कमरे में दाखिल हुआ था, जहाँ एक तरफ बेड पर निकिता पड़ी हुई थी। उसकी सांसें अब नॉर्मल अंदाज में चल रही थी। चेतन उसके चेहरे की तरफ देखते हुए सवाल किया था। जी, ये शादीशुदा है और मेरी पत्नी है। शादी कब हुई थी? डॉक्टर के तरफ से ये सवाल था, जबकि चेतन ऐसी फालतू सवालों पर झुंझला उठा था। बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बोला, कल शादी हुई है। ये बात कहते हुए चेतन बड़ी गुस्से में था, मगर पेशेंट की यह हालत देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये नई नवेली दुल्हन है। आप मर्द शादी करके लड़कियों को बेजान खिलौना क्यों समझ लेते हैं? देखने में तो आप बहुत ही पढ़े लिखे और सुलझे हुए इंसान मालूम पड़ते हैं। क्या आपको ये तमीज़ किसी ने नहीं सिखाई कि औरत के साथ किस तरह पेश आते हैं? और उसकी हालत इतनी बुरी कर दी जब आपको पेशेंट की फ़िक्र नहीं थी। अब जब वह मरने वाली हो गई तो आप उसे लेकर अस्पताल चले आए हो। ये हालत तो अक्सर उन लड़कियों की होती है जो किसी बहुत ही छोटे इलाकों की जाहिल घरों से संबंध रखती हैं, या फिर उनके साथ कोई बड़ा हादसा हुआ होता है। लेडी डॉक्टर ने इतने बुरे शब्दों में चेतन को खरी खोटी सुना डाली थी। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर? मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा। ये मेरी पत्नी ज़रूर है, मगर कुछ पर्सनल समस्याओं की वजह से मैंने तो उसको छुआ तक नहीं है। फिर आप किस हैवानियत की बात कर रहे हैं? चेतन बड़ी हैरान होते हुए डॉक्टर से कहा था, जबकि उसकी इस बात पर लेडी डॉक्टर ने गुस्से में मुस्कुराते हुए कहा था, आप अच्छी तरह जानते हैं किस बारे में बात कर रही हूँ। इतना अनजान बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूँ और पेशेंट की हालत देखकर जांच करके ये बात कर रही हूँ। खैर, मैंने दवाई लिख दी हूँ, उनको पूरा टेस्ट की बेहद ज़रूरत है। ठीक होगा, अब उनके साथ आप अच्छे से पेश आना। अक्सर इस तरह के हालत के बाद लड़कियों का जिंदा बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको सच में अपनी पत्नी की फ़िक्र है तो अगली बार अपने जज्बात पर काबू रखना। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में सारी ज़िंदगी पछताना पड़े। डॉक्टर ने मेरा किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया था। डॉक्टर ने गुस्से में चेतन को बहुत सारी बातें सुना दी थी। अब डॉक्टर से ज़्यादा बहस करने के बजाय चेतन ने भी चुप रहना अच्छा समझा और गहरी सोच में जाते हुए निकिता की तरफ देख रहा था। काफ़ी देर के बाद होश में आते हुए निकिता आपे से बाहर होकर बुरी तरह से चिल्लाने लगी थी। चेतन उसकी इस हालत पर और ज़्यादा परेशान हो चुका था, जबकि लेडी डॉक्टर ने पहली फुर्सत में दोबारा इंजेक्शन लगाकर निकिता को शांत कर दिया था। अगले दिन करीब 9 बजे डॉक्टर ने निकिता को डिस्चार्ज कर दिया था और बहुत सावधानी बरतने को कहा था। चेतन के साथ निकिता को डॉक्टर ने भेज दिया था, जबकि निकिता अब बिल्कुल चुप थी। चेतन ने उससे बात करने की कोशिश की, मगर वह अजनबी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी। चेतन सख्ती और अपने होठों को दबाकर रह गया था। बंगले में पहुंचकर चेतन सहारा देकर निकिता को कमरे तक ले गया था और हल्का फुल्का नाश्ता करवाकर ज़बरदस्ती दवाई देकर सुला दिया था। थोड़ी देर के लिए वह कमरे से बाहर गया था, जब एक बार फिर निकिता के बुरी तरह से चिल्लाने पर दौड़ा चला आया था और फिर कई दिन तक इसी तरह हर बार चिल्ला चिल्लाकर, और कभी बिल्कुल शांत हो जाती थी।
निकिता बार बार चेतन के सब्र का इम्तिहान ले रही थी, मगर फिर ऐसा हुआ कि निकिता ने चीखना चिल्लाना बिल्कुल छोड़ दिया था और गहरी सदमे में चली गई थी। उसके बाद चेतन ने अपना सर तोड़ कोशिश कर डाली, मगर निकिता के होठों से एक शब्द भी नहीं निकला था। डॉक्टर के इतने कहने के बाद उसके दिमाग को आराम और सुकून देने के लिए उसके आसपास का माहौल बदलने की बहुत ज़रूरत थी। उसे निकिता की सेहत पर अच्छे असर पड़ सकते थे। चेतन उसको ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर गाड़ी में सवार हुआ था और काफ़ी दूर ले जाकर एक पुल के करीब गाड़ी रोकते हुए उसका हाथ पकड़कर उसको सहलाते हुए बोला था, जानती हो निकिता, जब कभी मेरी तुमसे लड़ाई हो जाती थी या मेरे घर वाले मेरी कोई बात सुनने से मना कर देते थे तो मैं इसी तरह आपे से बाहर होने लगता था। फिर अपने आप को नॉर्मल करने के लिए मैं किसी पर भी चिल्लाने लगता था। यहाँ से तेज़ रफ्तार गाड़ियों की आने जाने की इतनी ज़्यादा शोर थी। आप यहाँ समंदर के लहरों को अपना साथी बना सकते हैं। अपने दिल की सारी भड़ास इस समंदर को सुना सकती हो। तुम भी कोशिश करो, यकीन रखो तुम्हारे दिल का हर हाल ये समंदर सुन सकता है। और अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मैं भी तुम्हारी बात सुन सकता हूँ। तुम हर दिन अलग अलग तरह से मुझे परेशान कर रही हो निकिता। भगवान के लिए तुम्हारे दिल में जो भी कुछ है साफ साफ कह दो। अगर तुम्हें सच में मुझसे अलग होकर खुशी मिलती है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी खुशी में ही खुश हूँ। मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। चेतन खुद पर कड़े पहरे बिठाते हुए इस तरह बात कह डाली थी, मगर निकिता अब भी चुप थी। काफ़ी देर तक उसको बदलने और इधर-उधर की बातें करने के बाद जब चेतन को कोई नतीजा निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया तो अचानक से बोल बैठा कि ठीक है, फिर तुम्हें मुझसे बात भी नहीं करनी तो मेरे पास भी यही एक रास्ता है। अगर तुम इसी तरह से मुझे परेशान करती रही तो मैं पागल हो जाऊँगा। ऐसी ज़िंदगी जीने से तो अच्छा होगा कि मैं इसी समंदर में कूदकर अपनी जान दे दूँ, फिर ज़रूर तुम्हें आराम मिल जाएगा। चेतन ने ये कहते हुए निकिता के चेहरे का हाव भाव देखना चाहा था। उसकी आंखों में अचानक बेचैनी दिखाई दिए थे। अपनी बात का असर महसूस होता देखकर चेतन अपने शब्दों के हथौड़े पर गौर करना चाहता था और उसी ख्याल के तहत पुल के किनारे लगी ग्रिल को थामते हुए कूदने की कोशिश कर रहा था। तभी निकिता बुरी तरह से चीख उठी थी, मुझे मार डालो चेतन, मुझे मार डालो, मेरा अब जीने का कोई मतलब नहीं। निकिता के इस तरह चीखने पर चेतन बुरी तरह से तड़प कर उसकी तरफ बढ़ा था। उसके सर को अपने सीने से लगाते हुए उसे थपकी देने लगा था। निकिता, परेशान मत हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। चेतन ने निकिता की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा था, मगर मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं जीते जी मर चुकी हूँ, खुद से भी नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रही। भगवान के लिए मेरी मुश्किल आसान करो, मुझे मार डालो, मैं और ज़्यादा जीना नहीं चाहती। निकिता की चुप्पी का माहौल बुरी तरह से टूट चुका था। मुझसे पूछो कि तुम किस लायक हो, मुझे तुम हर हाल में स्वीकार हो। बस तुम मेरा साथ देने की हामी भर लो, उसके बाद मुझे किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं रहेगी। चेतन ने निकिता को यकीन दिलाना चाहा था, तुम गलत कह रहे हो। किसी भी आदमी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मुझ जैसी औरत को अपना ले। मैं जानती हूँ अगर आज तुम अपनी मोहब्बत या मेरे साथ हमदर्दी की खातिर ये सब कर रहे हो तो कल तुम अपने शब्द पर बहुत पछताओगे। निकिता ने एक बार फिर से उसके जज्बात की तौहीन की थी। इस कैद से आज़ाद होने के लिए पूरी तरह हाथ पैर चलाने लगी थी। चेतन ने उसको परेशानी से खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए देखा तो ना चाहते हुए भी उसे आज़ाद कर दिया। उसी पल चेतन से दूर होकर निकिता ना में सिर हिलाते हुए पीछे की तरफ कदम उठा रही थी कि अचानक एक तेज़ रफ्तार गाड़ी से टकराकर दूर जाकर गिरी थी। देखते देखते सड़क पर खून फैलने लगा था। चेतन की आंखों के सामने एक पल में ही निकिता के साथ ये सब कुछ हो गया था। निकिता के खून में लथपथ चेतन निकिता के शरीर को तेजी से समेटकर अस्पताल के कॉरिडोर में बेचैनी से चकरा रहा था और बड़ी तड़प कर भगवान से प्रार्थना कर रहा था, निकिता सही सलामत हो। मगर भगवान से अच्छा फैसला करने वाली जात कोई नहीं होती, भगवान का फैसला अटल होता है। शाम के करीब निकिता को होश आया था, मगर डॉक्टर ज़्यादा उम्मीद नहीं दिला रहे थे। चेतन डॉक्टर से परमिशन लेते ही कमरे में दाखिल हुआ था, जहाँ टेपों में जकड़ी हुई निकिता बेहद परेशान थी, अपने दिल को बेचैन कर रही थी। सुर्ख सफ़ेद रंगत, गहरी ब्राउन बाल, हर वक्त शरारत से चमकती आंखें, तितलियों की तरह उड़ती निकिता जो उसके दिल में बसती थी, न जाने कहाँ जाकर सो गई थी। सामने पड़ा उसका शरीर, आंखों के आसपास काले हल्के रंग के नील पड़े थे। बिखरे बाल, चेतन का दिल जैसी किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया था। तेजी से आंखें झपक कर आंसुओं को रोकते हुए चेतन निकिता के पास गया था और उसको तसल्ली देते हुए बोला, निकिता तुम परेशान मत होना, देखना तुम जल्दी ठीक हो जाओगी।
फिर हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। मुझे अपनी वही निकिता हर वक्त हंसती मुस्कुराती वापस चाहिए। चेतन ने बहुत मान से कहा था। निकिता तो कब की मर चुकी है चेतन, अब वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, निकिता ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। तो चेतन रोते हुए शब्दों में जवाब दिया, मगर क्यों? तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मेरे लिए आज भी तुम वही निकिता हो जिससे मैं बेहद मोहब्बत करता था। मैं हमेशा तुमसे ही मोहब्बत करता रहूँगा। चेतन ने उसको यकीन दिलाने की कोशिश की, जबकि वह ना में सिर हिलाती। निकिता की आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं भी सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, चेतन ने निकिता के बहते आंसुओं के साथ इजहार किया था। अचानक निकिता के शरीर झटके देने लगा था। यही वक्त था जब निकिता गहरी नींद सो चुकी थी। थोड़ी देर में डॉक्टर ने भी जांच कर दी थी कि निकिता अब मर चुकी है। निकिता की डेड बॉडी कब क्लियर हुई, कब उसको बंगले में ले जाया गया, कब उसका अंतिम संस्कार हुआ, चेतन को कुछ भी मालूम नहीं था। वह फटी फटी आंखों से सबको देख रहा था और बाद में वह कई घंटों तक शमशान में बैठा रहा, निकिता से बातें करता रहा। अमरावती अपने बेटे की उजड़ी हुई हालत पर अंदर ही अंदर कुढ़ती निकिता को कोसने लग रही थी। चुड़ैल खुद तो चली गई, मगर मेरे बेटे का चैन व सुकून बर्बाद करके गई है। कई बार बेटे को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया था कि कब तक उस झूठी लड़की के लिए खुद को रोग लगा कर रखोगे। अपनी हालत देखो, बस करो, भूल जाओ अब उसको और आगे बढ़ो। सब तुम्हें देखकर उदास हो जाते हैं, अमरावती बड़बड़ाते बोले जा रही थी। चेतन सर झुकाए सब कुछ सुन रहा था, मगर फिर हर बार एक ही शब्द कहता था, माँ, मेरे दिल को सब्र नहीं मिल रहा, मैं बेबस हूँ। अमरावती सर पीट कर रह जाती। आंटी, कहीं ऐसा तो नहीं आपने जल्दीबाजी कर दी हो? चेतन के अंदर तो जैसे जीने की उमंग ही खत्म होती जा रही थी। ऐसे ही चलता रहा तो किसी और दिन ये भी बच नहीं पाएगा। अमरावती का भतीजा आर्यन, जो काफ़ी देर तक चेतन की रोज़मर्रा रूटीन और गहरी उदासी भरी तन्हाई को जांचती निगाहों से देख रहा था और उसके लिए उल्टी सीधी बातें करने लगा। आर्यन, सोच समझकर मुंह से शब्द निकाला करो, क्या आलतू फालतू बातें करते रहते हो? अमरावती ने आर्यन को बुरी तरह घूरते हुए कहा था। उस वक्त घर में कोई नहीं था, चेतन भी हवेली में नहीं था। मौका देखकर आर्यन बड़ी राजदारी अंदाज में अमरावती के पास होते हुए बोला, वैसे आंटी, आपको निकिता के साथ इतनी नफरत क्यों थी? ये कदम उठाने से पहले आपने एक बार भी चेतन का नहीं सोचा? आर्यन की आवाज़ में हैरानी थी। अरे, चेतन मेरा बेटा है, वक्त लगेगा फिर ठीक हो जाएगा। निकिता के बारे में मैं क्यों सोचूं? जहाँ तक बात उस चुड़ैल की है, जो उस औरत की बेटी, उसके लिए तुम्हारे मौसा जी मुझे बात बात पर बातें सुनाया करते थे। अपनी दोस्त की पत्नी पर ज़्यादा विश्वास करते थे और वही डायन तेरे मौसा को उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाती रहती थी, क्योंकि वह मेरी नंद की पक्की सहेली थी। क्या वह कम थी जो बेटी को सिखा पढ़ाकर मेरे घर भेज दिया था? मैंने तो कई बार कहा था ये लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मगर उसे तो अपनी अच्छाई दिखाने का भूत सवार था। निकिता की माँ मेरी किसी भी बात पर कान नहीं धरती थी। अब अच्छा हुआ ना, सारी उम्र बेटी के लिए तरसती फिरेगी। अमरावती के शब्दों में सांप से ज़्यादा जहर भरा हुआ था, जबकि बाहर मौजूद वह आदमी कदम बढ़ाता हुआ पत्थर की तरह जम गया था, क्योंकि अपनी माँ के मुँह से ये शब्द सुनकर वह काँप गया था। आर्यन और उसकी माँ को चेतन के आने का जरा बराबर भी एहसास नहीं था। अपनी बातों में बिजी थे, मगर अपने ये सब कैसे किया था? वह लड़की इतनी बेवकूफ़ लगती तो नहीं थी कि आपकी बातों में आ जाती। हाँ, बहुत तेज लड़की थी। मैंने बाबा जी वाली कहानी उसे सुनाई तो वो मुझे ही समझाने लगी, ज़िंदगी या मौत तो भगवान के हाथ में है। तो फिर मैंने भी सख्ती से धमकी दे डाली, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो सारी ज़िंदगी तुम्हें अपनी बहू स्वीकार नहीं करूँगी। और मेरी ये धमकी काम कर गई थी। विदाई वाले दिन जब सब रस्मों से फ्री होकर वह कमरे में गई थी और कमरे में बैठी चेतन का इंतज़ार कर रही थी, तब चेतन के बजाय मौका देखकर मैं कमरे में चली गई थी और उससे कहा कि निकिता, मेरी बात गौर से सुनो, आज के दिन तुम मेरे बेटे को अपने पास भी नहीं आने देना, वरना बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। मैंने सख्ती से उसे मना किया था, मगर क्यों? आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या हुआ? निकिता ने हैरानी से सवाल किया था। मैंने अपने बेटे की रक्षा के लिए एक पीर बाबा से झाड़ा लगवाया था। तब उसने मुझे कहा था कि मैं अगर अपने बेटे की खुशी और शांति चाहती हूँ तो शादी के बाद 3 दिन तक अपने बेटे को उसकी पत्नी से दूर रखना होगा। अगर मैं ऐसा करने में कामयाब ना हुई तो फिर चेतन को मौत से कोई नहीं बचा सकता। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा था, हे भगवान, आप किस तरह की बातें कर रही हैं आंटी? जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में ही है, वही हमारा सब कुछ है और मालिक है। मैं इन बातों को नहीं मानती। निकिता ने अमरावती की बात को सख्ती से रद्द किया था। मैं जानती हूँ, मगर मैं एक माँ हूँ, मेरे दिल में एक अनजाना सा डर है
कि उस पीर बाबा की बातें सच ना हो जाए। क्या हो जाएगा अगर तुम मेरी तसल्ली के लिए मेरी बात मान लोगी तो? मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देती हूँ कि अगर इस वजह से तुम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी पैदा हुई तो मैं खुद ही अपने बेटे से बात करूँगी और तुम दोनों के बीच पैदा होने वाली हर दूरी, हर परेशानी को ख़त्म कर दूँगी। मगर अभी एक माँ के तड़पते दिल को सुकून देने के लिए तुम मेरी बात मान लो और मेरे बेटे को कमरे में आते ही तुमने साफ शब्दों में कह देना है कि तुम किसी और को पसंद करती हो, तुम अच्छे इंसान नहीं हो। ये बात सुनते ही वह खुद तुमसे दूर हो जाएगा और याद रहे, उसको कमरे में निकाल देने में तुम कामयाब हो जाओगी। फिर हमें बहुत सब्र से 3 दिन का इंतज़ार करना होगा। उसके बाद मैं खुद ही अपने बेटे को वो सारी बातें सच-सच बता दूँगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने बहुत ही सफाई के साथ निकिता के दिमाग को उलझाया था। ठीक है, अगर आपकी खुशी इसी में है, तो मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें ये सब करना होगा, वरना सारी ज़िंदगी मेरी नज़र में बहू का मकाम हासिल नहीं कर पाओगी। मैं अपनी बात मनवाने के लिए धमकी भरे शब्द कहे थे, जिस पर वह ज़ख्मी मुस्कुराहट से निकिता ने अपने होठों को छुआ था। और फिर इस बात को लेकर निकिता ने चेतन को अपनी कलाई काटने की धमकी देते हुए कमरे से भी बेदखल कर दिया था और फिर चेतन के बंगले से चले जाने पर सिसक सिसक कर रो रही थी। रोती रोती न जाने कब आंख लग गई, निकिता को पता ही नहीं चला। अमरावती बड़ी गुमान से अपने कारनामों को आर्यन को सुना रही थी। फिर सुबह के करीब कमरे में निकिता की चीखों की आवाज़ पर सबकी आंखें खुली थी। कमरे में हर तरफ पूरा अंधेरा था, सिर्फ बेड की दूसरी साइड में लैंप जलने की मध्यम रोशनी में निकिता की आंखें कमरे का मंजर देखने के काबिल हुई थी। मैं एक नकाबपोश डाकू की तरह कमरे में न सिर्फ दाखिल हुआ था, बल्कि कमरे को लॉक करके निकिता की तरफ बढ़ रहा था। ये देखते हुए निकिता ने जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया था, मगर वहाँ पर कोई नहीं था जो उस वक्त निकिता की मदद को आता या फिर जानबूझकर उसके चीखने चिल्लाने को नज़रअंदाज किए जा रहा था। आर्यन ने कमीनी सी आंख दबाई थी। मैं उस वक्त बहुत डर गया था। बाहर उसकी चीखों की आवाज़ तो जरूर सुनाई देगी, कोई आया क्यों नहीं था? आर्यन ने हैरानी से सवाल किया था। दरवाजे के बाहर खड़ा आदमी भी खून के आंखों से सब कुछ सुन रहा था। जैसा कि तुम जानते हो, मुझे हर काम में परफेक्शन पसंद है। मैंने बंगले के गिनती के लोगों को रात की चाय में नशे की दवाई मिला दी थी। इस तरह सब बेहोश थे और बेचारे इस काबिल भी नहीं थे कि निकिता की मदद कर सकते, और चेतन पर मैं खुद पहरे देती रही। वैसे वह पूजा आराधना के वक्त ही घर आया था और मैंने उसको बातों में उलझाकर अपने पास रोक लिया था। मगर उस दिन ना ही ज़मीन फटी थी और ना ही आसमान गिरा था। फिलहाल एक इंसान अपनी इंसानियत को बिल्कुल थपकी मारकर सुला चुका था, हैवानियत की हर हद पार करता चला गया था और बेबस पड़ी लड़की सिसकियों की आवाज़ गले में फूट फूट कर रह गई थी। तकलीफ के हद को छूते एक बार उसके होठों से एक दिल खरोच चीख निकली थी और उसके बाद वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर चुकी थी। दिन के वक्त जब उसकी आंख खुली तो अपने जिस्म पर हैवानियत के निशान देखकर बुरी तरह से सिसक कर रो रही थी। सिसकियों की आवाज़ सुनकर मैं उस कमरे के बाहर निगरानी कर रही थी। कमरे में दाखिल हुई थी और कड़े शब्दों में उसको कहा था, यहाँ क्या तमाशा लगा रखा है? उसके कमरे की हालत और उसका बिखरा हुआ हुलिया देखकर मैं सब कुछ समझ चुकी थी। तुम मेरे बेटे की अर्धांगिनी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी हवेली में इस तरह का घटिया और गलीज काम करने की? ये सब करने से पहले अपना ठिकाना तो बदल लेती। मैं जालिमाना अंदाज में निकिता को बातें सुना रही थी। निकिता ने जख्मी निगाहों से मेरी तरफ देखा था, फिर नज़रें झुका ली थी। मैंने उसको तड़पता देखकर उस पर चिल्ला पड़ी थी, मेरा बेटा तुम्हें बहुत शरीफ और अच्छी लड़की समझता था, मगर तुम बहुत बदचलन औरत साबित हुई हो। वह चिल्लाते हुए बोली थी, रात को वह नकाब पोश मैं नहीं जानती। वह निकिता टूटे फूटे शब्दों से बोलते हुए बुरी तरह से रो पड़ी थी। तुम कितनी चालाक हो, मेरे बेवकूफ़ बेटे को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर इस बंगले में चली आई हो। अब मेरे भतीजे की शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, ये कहकर उसे तुमने अपने कमरे में बुलाया था। अब मासूमियत का ड्रामा मेरे सामने मत करो, मैंने दहाड़ते हुए कहा था, और यही मेरी गलती पकड़ी जाने का डर था। जबकि निकिता जो खुद पर बीती परेशानी भरी रात के असर में थी, मेरे जल्दबाजी में कहे शब्द पर हैरान रह गई थी। कमरे में दाखिल होने वाला नकाबपोश मेरा भांजा आर्यन था। इस बारे में मुझे कैसे पता हुआ? मुझे लगा यही सोच रही होगी, क्योंकि उसकी आंखें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी, जबकि मैं खुद उससे आने वाले नकाबपोश के बारे में नहीं जानती थी। वह जो अभी कुछ हिम्मत इकट्ठी करने की कोशिश कर रही थी, तभी अमरावती के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट देखकर वह हर बात समझती चली गई। बड़ी खतरनाक थी, कृपा थी। चलो बेहोश हो गई, वरना इस वक्त न जाने क्या होता। जब तक चेतन उस कमरे में पहुंच चुका था, नहीं तो वह भी सब कुछ जान जाता। वह जानती थी कि दोस्त की बेटी होने की वजह से
और निकिता की माँ से उसकी बहुत चिढ़ थी, इसलिए अमरावती को वह एक आंख भी नहीं सुहाती थी। अमरावती के नज़रों में निकिता दुश्मन बनी रही, मगर उनके दिल में इस तरह खुदगर्जी और नफरत दबे हुए होंगे, निकिता इस बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। अचानक चेतन दरवाजे के पीछे से सामने आते हुए बोला था। वह तो ये सोचकर उस बंगले में खुशी खुशी विदा होकर चली आई थी कि अपनी आंटी की सेवा करके, उनकी हर अच्छी बुरी बात को बर्दाश्त करके एक दिन उन्हें अपने लिए राजी कर लूँगी। मगर शादी के पहले ही दिन निकिता की ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा मजाक हो जाएगा, ये सोच सोच कर उसका दिमाग बुरी तरह से सुन्न हो चुका था। मगर अमरावती बार बार उस पर ताने कसती जा रही थी और फिर वह दोबारा से बेहोश हो गई थी। जब आँख खुली तो अस्पताल के बेड पर मौजूद थी। अपनी बेबसी पर निकिता चीख चीख कर रो रही थी और उसके दिमाग को बार बार इंजेक्शन लगाकर आराम दिया जा रहा था। शायद ऐसा ना किया जाता तो ज़रूर उसके दिमाग की नसें फट जाती। निकिता खुद को नॉर्मल नहीं कर पाई थी, मगर अब चीखने के लिए उसका गला उसका साथ नहीं दे रहा था और फिर रोने के लिए उसके पास आंसुओं का ढेर शायद अब ख़त्म हो चुका था। उसकी आंखें अब सूख चुकी थी, जुबान जैसे सिल चुके थे। गहरी चुप्पी की चादर लपेट कर निकिता बिल्कुल चुप हो जाना चाहती थी, जहाँ कोई भी उसको देख ना सके। मगर उसका पति चेतन फिर भी हर पल उसके साथ मौजूद रहता था। निकिता का हर हाल में धीरे धीरे होंठ खुलवाने की कोशिश कर रहा था। जब उसे वह पुल पर ले गया था, उसे बुलवाने की कोशिश कर रहा था, अपनी ही जुबान से खुद पर बीती दास्तां वो मुझे नहीं सुना सकती थी, इसलिए उल्टा मुझ पर बरस पड़ी थी। मैं इतना बेवकूफ़ था कि लेडी डॉक्टर ने भी मुझे यही कहा था कि नहीं, निकिता के साथ हैवानियत हुई है। फिर वह खुद भी बोल रही थी कि वो मेरे काबिल नहीं है। मैं इन बातों को समझ ही नहीं पाया था। माँ, मेरे ज़िद करने पर निकिता को इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी तो मैं उससे शादी ही ना करता, खुद को दुनिया से अलग कर लेता, मगर उस पर आँच नहीं आने देता। चेतन की आंखों में अपनी माँ के लिए नफरत ही नफरत थी, शब्दों में कपकपाहट थी। आज तुम्हें माँ कहने पर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इतनी खुदगर्ज, वह भी 2 बच्चों की माँ होकर कैसे कर सकती हैं? हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग सकती है, क्योंकि आप जो मुझसे दुश्मनी कर रही थी, उसके बाद मुझसे मोहब्बत का दावा करते हुए आपको शर्म नहीं आई थी? मेरी पत्नी को जीते जी दर्द देते हुए एक पल को भी भगवान का डर महसूस नहीं किया था? क्यों? क्यों इतना बड़ा मजाक हमारी ज़िंदगी से किया? वह हमेशा के लिए आंख बंद करके सो गई और मैं आधा तब ही मर गया था जब निकिता मुझे छोड़कर चली गई थी, और आज पूरी तरह ज़मीन में धंस चुका हूँ। बस आती जाती सांसों का बोझ उठा रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं बचा मेरे पास। चेतन माँ की तरफ से मुड़कर आर्यन की तरफ देख रहा था। अमरावती टूटे हुए बेटे के सामने इस तरह शर्मिंदा हो चुकी थी, एक शब्द ना बोली, ना बोल पाई थी। कल तक तो अमरावती के सामने चेतन सर उठाकर बात तक नहीं करता था, आज शेर की तरह दहाड़ रहा था। आर्यन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर बुरी निगाह डालने की? इतने गिरे हुए, इतने नीच हरकत की? वह बिगड़े हुए तेवर लिए आर्यन के सर पर चढ़ दौड़ा था। आर्यन अपनी तरफ बढ़ते चेतन को देखकर गड़बड़ा गया था। जल्दी बोला, मुझे तो आंटी ने कहा था ये सब करने को। आर्यन डर के मारे सब कुछ बता गया था। बहुत खूब, इतना बड़ा पाप तुमने आंटी के कहने पर किया। क्या वह कहेगी तो अपनी बहनों को किसी और के हवाले कर दोगे? इतना सब कुछ करने के बाद भी अपने पैरों पर खड़े आप लोग कितने बेशरम हो और एक दूसरे को अपनी अपनी कहानी सुना रहे हो। आप लोग इतने बुज़दिल और बेरहम हो। आज भी चेहरे पर कोई शर्मिंदगी, कोई पछतावा नहीं। मैं तो नहीं जान पाया इतने साल से, मगर क्या भगवान को भी पता नहीं था? भगवान तो दिलों के हाल को बहुत अच्छी तरह से जानता है। मैं अपनी निकिता का इंसाफ अपने भगवान पर छोड़ता हूँ, और उससे अच्छा इंसाफ कोई नहीं कर सकता। बेशक वह सबसे बड़ा है। चेतन के शब्द में कई सदियों की थकावट महसूस हुई थी। चेहरे पर गम के साए लहराए थे, आंखों में आंसुओं का एक समंदर था। बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं नफ़रत की आग में अंधी हो गई थी, तुम्हारे दिल से बेखबर थी, अपनी घमंड के आड़ में बहती चली गई थी। ये बात भूल बैठी। मेरे इंतकाम की आग में किसी माँ की कोख उजड़ जाएगी, मेरे अपने ही बेटे का दिल उजड़ जाएगा। मैं उन बातों को सोचना ही नहीं चाहती थी। मेरा बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा, अपनी माँ से इस तरह मत रूठो, मुझे माफ़ कर दो। अमरावती बेटे की नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, बेताबी से उसकी तरफ बढ़ी। मत कहिए मुझे बेटा, मर गया है आपका बेटा, मेरा कोई आपसे संबंध नहीं, मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। अमरावती उसके चेहरे की तरफ बढ़ते हाव भाव से ही रुक गई थी। लंबे लंबे कदम बढ़ाता उन्हीं कदमों से लौट गया
जिन कदमों से कुछ पल पहले वह अपने घर की चाह में बंगले में दाखिल हुआ था, काश वह हकीकत कभी न जान सकता। सिर्फ निकिता की जुदाई का गम उस पर भारी पड़ रहा था। ये असलियत तो उसको बहुत घायल कर रहे थे। अमरावती अपने कदमों का बोझ नहीं सह पाई थी। जमीन पर बैठती दहाड़े मार मार कर रो रही थी। कुछ देर पहले बंगले में दाखिल होने वाली उनकी बहन और लड़कियां भी चेतन के मुंह से सारी हकीकत जान चुकी थी। एक नफरत भरी निगाह धारा ने अपनी माँ पर डाली थी और अपने कमरे में जाकर टूट कर बिखर गई थी। वह अपने भाई को बहुत चाहती थी। चेतन एक कमज़ोर आदमी साबित हुआ था। निकिता, काश तुम मुझ पर भरोसा ना करती। मैं तुमसे नज़र मिलाने के काबिल नहीं रहा। निकिता, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया। तुम्हारी नफरत की वजह से अपने गम को रोता रहा। मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारे साथ इतनी बड़ी हैवानियत हो गई। तुम सही कहती थी निकिता, तुम्हारा डर सही था। शादी के बंधन में बंध जाने के बाद भी हम दोनों एक नहीं हो पाए। मेरी अपनी माँ की नफ़रत ने हमें बर्बाद कर डाला। मैं तुम्हारे बाप को क्या जवाब दूंगा? कैसे उनका सामना करूंगा? उनका, जिसने उनकी फूल जैसी बेटी इस दावे के साथ विदा करवा कर लाया था, कभी उनकी बेटी की आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। उनकी लाडली बेटी की ज़िंदगी में दुख और आंसुओं का सैलाब मेरी वजह से बन गई। वह तो बेचारा अब भी यही समझते हैं कि उनकी बेटी रोड एक्सीडेंट में मारी गई। उन्हें क्या खबर कि तुम पर क्या कुछ बीत चुका है। निकिता, मुझे माफ़ कभी न करना। मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक भी नहीं। चेतन सीने में उठती तकलीफ पर बेताबी से रोया था। निकिता, मुझे अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे कहीं चैन नहीं मिल रहा। निकिता, मुझे माफ़ी कैसे मिलेगी? किस दर पर जाऊं? मेरे भगवान, मुझे सुकून दे दे। मुझे माफ़ कर दे मेरे कृष्णा जी। तू सबको जानता है, मुझे भी अपनी छत्र छाया के साए में ले ले। मेरे भगवान, मुझसे अपनी माँ को माफ़ नहीं किया जाएगा। मैं इतना हिम्मत कहाँ से लाऊं? कैसे माफ़ करूं अपनी माँ को, जिन्होंने एक मासूम लड़की को जिंदा दर्द दिया? मगर क्या माँ पर औलाद का कोई हक नहीं होता? क्या मुझे अपने साथ होने वाली ज्यादती पर भी चुप रहना चाहिए? ऐसा मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा जालिम को, चाहे वो मेरी माँ ही क्यों ना हो। मेरे भगवान, तू ही मुझे इंसाफ दिला दे। मैं अपना दर्द तुझ पर सौंपता हूँ। मेरे हर पाप को माफ़ कर दे। चेतन अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए जैसे उसको महसूस करना चाहता था। आज एक मर्द टूट कर बिखर गया था, हिचकियों से रोए जा रहा था। चेतन निढाल होकर ज़मीन पर गिर गया था। उसकी माँ भी आंगन में बेहोश पड़ी थी। आर्यन को पुलिस पकड़कर ले गई थी। जब ये बात निकिता के पापा को पता चली तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने सारा इल्ज़ाम अपने दामाद पर लगा दिया। चेतन ने भी निकिता का गुनाह अपने सर लेकर जेल चला गया। चेतन की माँ चेतन से मिलने जेल जाती, लेकिन वह अपनी माँ से कभी नहीं मिलता। क्या चेतन को अपनी माँ को माफ़ कर देना चाहिए या नहीं? निकिता ने जो सपना देखा था बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। निकिता उससे अलग हो गई थी। उसकी माँ ने ही उसे अलग किया था। और चेतन तो उसे कितना चाहता था, जिसकी वजह से चेतन की आंखों में आंसू थे। कभी कभी इंसान के सपने बिल्कुल हकीकत होते हैं। इसी तरह निकिता का सपना भी बिल्कुल हकीकत था। चेतन की आंखों में इसलिए ही आंसू थे क्योंकि चेतन की पत्नी मर चुकी थी और उसकी खुद की माँ की वजह से आज चेतन जेल में था और उसके प्यार में रोज़ तड़प रहा था। अगर आज की कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।